हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए लेके आ गए हैं आज साइंस का एक बार फिर से क्लास। तो चलिए सॉल्यूशन जानेंगे बिल्कुल डिटेलिंग के साथ। पहला प्रश्न आ चुका है, जल एवं अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में एक प्रश्न रहते ही हैं। तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है अपसादन, बी है निस्यंदन, सी है बाष्पन और डी है निथारना। तो ये क्या है? पृथक्करण का विधि आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा अवसादन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। वही बात करें तो आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ना, तो 6th क्लास में ही आपको पदार्थ का पृथक्करण का विधि पढ़ने को मिलेगा। तो पदार्थों को अलग करने का बहुत सारा विधि है। पदार्थों को अलग, पृथक्करण उसी को बोला जाता है, अलग करने की विधि। उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? हस्तचयन, यानी कि हाथ से चुनना। क्या कहता है? थ्रेसिंग, निष्पावन, ये सब जो है निष्पावन सारा विधि है। और बात करें तो चालन, अवसादन, निस्तारण, ये सब पृथक्करण की क्या है? विधियां हैं। फिर आपको देखिए और भी देखने को मिलता है, क्या क्या मिल जाता है इसके अलावा, आपको सुने होंगे ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया हो जाती है। फिर क्रोमेटोग्राफी होता है, यानी कि क्रोमेटोग्राफी, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ा कीजिए। जो हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसका आंसर क्या हो जाएगा? अवसादन। वहीं और कुछ पॉइंट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि ध्यान रख सकते हैं आप कि क्या कहता है, जल में घुले। एक प्रश्न और इस तरह से पूछ सकता है कि जल में घुले, जल में घुले आयरन, आयरन, मैग्नीज, जल में घुले आयरन हुआ, मैग्नीज हुआ, हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब आदि को ध्यान रख सकते हैं कि वायु मिश्रण विधि द्वारा हटाते हैं। चूंकि जल एवं अघुलनशील पदार्थ से ही प्रश्न था, तो एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि वायु मिश्रण विधि द्वारा क्या करा जाता है? हटाया जाता है, हटाते हैं। ठीक, तो यहीं पर आप साथ में नोट कर लीजिएगा, ये सब विधि है। ये सब विधि आपको कभी हम डिटेलिंग में एक बार पढ़ा भी देंगे। चलिए दूसरा नंबर पर बात करते हैं। प्लवनमान जीन, यानी कि प्लवनमान यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया था बारबरा मैक्लिंटॉक। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। और ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण है, नाम नोट जरूर कर लीजिएगा। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी जीव के किसी लक्षण विशेष को, किसी लक्षण विशेष के परिवर्धन को कौन नियंत्रित करता है? तो जीन नियंत्रित करता है, जीन नियंत्रित करता है। ये एक पॉइंट हो गया, आपको जानकारी भी होगी इस बात की। साथ ही साथ कुछ और का चर्चा करते हैं। चूंकि वंशागति, ध्यान रखिएगा, क्या? वंशागति। तो पूछ लेता है कि वंशागति का भौतिक आधार क्या है? भौतिक आधार किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्रोमोसोम को कहा जाता है। क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र, इसी को कहा जाता है। ठीक, उसी तरह से आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि लिंग सहलग्रता की खोज किसने किया था? ये सब सारा आपको एनसीईआरटी टर्म बताया जा रहा है।
तो ये T.H. मॉर्गन ने किया था। किसने किया था? तो T.H. मॉर्गन ने। वहीं आपसे अगर पूछ ले कि आनुवांशिकी का जनक किनको जाना जाता है, आनुवांशिकी का जनक किसे जाना जाता है, तो आपको पता है ये मेंडल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो मेंडल को। और क्या पूछ सकता है? क्रोमोजोम की बात आई है, क्रोमोजोम की, तो इसका खोजकर्ता पूछ दे तो, या प्रतिपादन किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा बाल्टर ने। बाल्टर सटन पूरा नाम था। तो ये सब पूछते रहता है, ठीक है, तो ये सब नोट डाउन जरूर किया करिए। चलिए आगे के प्रश्न पे बढ़ेंगे, और साइंस का एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट रहने वाला, तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष प्रधानता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ये बात क्या है? यही इसका क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा। तो स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष क्या होते हैं? प्रधानता से पीड़ित हो सकते हैं। इसका कारण प्रधानता का सेंस हो गया कि व्यक्ति इसमें क्या है? लाल और हरा रंग, लाल व हरा रंग का क्या भेद नहीं कर पाता है, यानी अंतर नहीं कर पाता है, भेद नहीं कर पाते। इसलिए इस रोग को और क्या कह दिया जाता है? प्रधानता की ही अगर बात आती है तो इस रोग को और कह दिया जाता है लाल हरा अंधापन रोग। लाल हरा अंधापन भी कह देते हैं, ठीक। और एक इंग्लिश टर्म इसकी बात करें तो इसको डेल्टोनिम्स भी कहा जाता है। डेल्टोनिम्स भी कहा जाता है, तो ध्यान आपको होना ही चाहिए, ठीक। पूछता है। वही मानव में बात करें, लैंगिक लक्षण का जीन्स मुख्यतः किससे आता है? तो लिंग गुणसूत्रों से आता है। तो ये बात भी आपको पता ही होगी। और लिंग गुणसूत्र को एलोसोम भी कहते हैं। किसको? तो लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र को और क्या कहा जाता है? तो एलोसोम कहा जाता है, एलोसोम। तो जो भी जानकारी दी जाती है उसको आप लोग लिख लिया कीजिए, ठीक। और पुरुषों में हीमोफीलिया का जीन जो है माता से प्राप्त होता है, जो प्रायः संकर और रोग की क्या होती है? वाहक होती है। चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा करेंगे। 4 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको भली बात ही पता है कि 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? तो 12 जोड़े होते हैं। और प्रत्येक पसली की अगर बात करें तो बच्च के सामने की, बच्च के सामने की ओर, सामने की ओर अस्टेमम, ध्यान रखिएगा, अस्टेमम से तथा पीछे की ओर, पीछे की ओर, ये पूछ सकता है, पीछे की ओर किसी एक बच, किसी एक बच कैसे रुकी से जुड़े होती है, कैसे रुकी से जुड़ी होती है, ठीक। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। और सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार और पिंजरा बनाती है जिसमें फेफड़ा और हृदय स्थित होता है। तो ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको क्या कर लेना है? ध्यान में रख लेना है। वहीं पसलियों की बात आई है तो जो ये 12 पसली की बात हुई, 12 जोड़ी पसली, जिसको रिप्स भी बोल देते हैं, रिप्स बोलते हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो पहला होता है सच्ची पसलियाँ। बताइए, पसली में भी सच्ची और झूठी हो रहा है, तो सच्ची पसलियाँ यानी कि ट्रू राइप्स, जिसमें कि 1 से लेके 7 जोड़ी जो है ये सीधे अस्टर्न से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? अस्टर्न कहने का मतलब क्या हो गया कि छाती की हड्डी से। बायोलॉजी का कुछ टर्म ना आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अस्टर्नम क्या? छाती की हड्डी से जुड़ा होता है, और 1 से 7वीं जोड़ी, ठीक, ये बात हो गई, सीधा सीधी जुड़ा होता है। दूसरा की बात करें तो एक होता है झूठी पसलियाँ,
झूठी पसलियां का मतलब फॉल्स रिब्स की बात हो रही है, जो कि 8 से लेकर 10वीं जोड़ियां हुआ, और ये अस्टर्नम से सीधे नहीं जुड़ती है, बल्कि ये जो है 7वीं पसली के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ? तो 7वीं पसली के साथ जुड़ी होती है। और एक तीसरा बात करें तो तैरती पसलियां, जिसको कह देते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये जो है 11वीं और 12वीं जोड़ी, जो कि बिल्कुल भी अस्टर्नम से क्या होती है, नहीं जुड़ी होती है, यानी कि छाती की हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, सिर्फ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। किसकी हड्डी से जुड़ी होती है? तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसली ये हो जाता है, यानी कि 24 पसलियां, 12 बाएं और 12 दाएं होता है। तो आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि बना है, तो चलिए देख लेते हैं क्या बना है। अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा का, मांसपेशी और अंगों का, या फिर जल का। तो ये आपको बेटर पता है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है जल का बना है। किसका बना है? तो जल का बना है। चूंकि हमारे शरीर में जल की मात्रा जो है लगभग क्या है, 60% से अधिक ही है। 60 से 70% के बीच लिख दीजिए। 60 से 70% होती है जल की मात्रा। वहीं ध्यान रखिएगा कि अस्थि में 50% जल, 50% जल, और क्या कहता है, 50% ठोस पदार्थ होता है। किसमें? तो अस्थि में जल की बात पूछी जाएगी, तो ये डाटा ध्यान रखना है। वहीं आपको ये भी पता है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत? तो 55 से 60% भाग होता है। हो सके आपको सेंटेंस के रूप में दे दे ये सब सारा डाटा और पूछ दे कि इनमें से क्या सही है, तो पहले आपको जानकारी रहेगी तब ना। उसके बाद वही बात करें प्लाज्मा में, तो कितना जल होता है, कितना प्रतिशत जल? तो 90 से 92% जल होता है। किसमें? प्लाज्मा में। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती वाले क्लास पूरा देखा करें। 6 नंबर प्रश्न, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो भी मछली खाते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें मछली का चर्चा आया है तो कि मछली में ओमेगा 3, नाम ध्यान दीजिएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी, विटामिन B2, और क्या, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, ये सब क्या है, और भी आयोडीन, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, मछली में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब पूछ सकता है आपसे कि क्या क्या पाया जाता है। वहीं मछली से ही ध्यान रखना है कि मछली जो है क्या कहता है, विटामिन डी का, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि विटामिन डी का क्या है, अच्छा स्रोत है, पूछता है प्रश्न। ठीक, और मछली के अंडे में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, ये क्या करता है, शरीर में रक्त के थक्के और सूजन को कम करने में मदद करता है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। वही संतृप्त वसा अम्ल था, तो संतृप्त बस लिख देते हैं यहीं पर, संतृप्त वसा अम्ल, ये भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। एक होता है इसमें आपको ठोस संतृप्त वसा अम्ल, और एक होता है तरल यानी कि द्रव संतृप्त वसा अम्ल। ठोस में जैसे आप क्या रख सकते हैं, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, तो जैसे हो गया मक्खन,
संतृप्त वसा की बात हो रही है, सूअर का चर्बी, ये सब आपको इसके अंतर्गत आएगा और सारे एनसीईआरटी टर्म है। तरल में बात करें तो ये जो द्रव के रूप में, इसमें ध्यान रखिएगा मछली का तेल, काफी बार पूछता है एग्जाम्पल। कौन? तो मछली का तेल। आगे की चर्चा कर लेते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉलीमर से बनी होती हैं। किससे? तो पॉलीमर से बनी होती है। वही पॉलीथीन की बात आई है तो इसमें आपको प्रश्न देखिए और क्या क्या, बहुलक का प्रश्न काफी पूछ लेता है, जैसे कि प्राकृतिक बहुलक। कौन बहुलक? प्राकृतिक बहुलक। एक पॉइंट ये हुआ। तो प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होगा, जिसमें ऊन हो जाता है, चमड़ा हो जाता है, रेशम हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, ये सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। रुई हुआ, ये सब एग्जाम्पल ही आपसे पूछ लिया जाता है। वहीं आपको एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि रबर को बल्कनीकृत करने के लिए किस तत्व का यूज होता है? तो ध्यान दीजिएगा सल्फर का। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, वहीं एक प्रश्न और हिट करता है क्या कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन था? ये सब सारा आप जब 6 क्लास में होंगे ना तभी एनसीईआरटी में पढ़ना आप। तो ये नायलॉन। कौन हो जाएगा? नायलॉन। पूछा हुआ प्रश्न है कई बार। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न? और ये चैनल संबंधित जानकारी लगा दी जाती है, आप लोग देख लिया कीजिए। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सॉल्यूशन बाय पीजे। बाकी आप लोग लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, आप लोग करते नहीं है। इतनी मेहनत से आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड पूरे क्वेश्चन लाया जाता है, तो लाइक शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दिया करें। साथ ही साथ क्लास को, वीडियो को हाइप कर दिया करें। तो ये सब डिटेलिंग आप लोग ज़रूर देखिए और लाइक शेयर करते रहिए। आगे की ओर साइंस के अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लेना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। एक तरफ है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये कृत्रिम हीरा। किससे? कृत्रिम हीरा, यानी ए का क्या हो जाएगा मिलान करेंगे तो? ए का हो जाएगा 3 नंबर। वहीं बी है कार्बन तंतु, मिलान ही करना है तो चलिए मिलान करते हैं। कार्बन तंतु हो जाएगा कौन? वायुयान, तो बी का हो जाएगा आपका 4 नंबर। सी की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो ये संबंधित हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से, तो सी का हो जाएगा 1 नंबर। और लास्ट डी में बात करेंगे डाइफ्लोरोमेथेन, तो ये आपको अच्छे से पता है, ये प्रशीतक से संबंधित हो जाएगा, तो ये 2 नंबर। तो यही तो हमें मिलान करना था। यही जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपको पता है कि ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, आपको पता है कि हरित गृह प्रभाव के लिए भी मुख्य जिम्मेदार गैस है, कई बार आपको पढ़ाए भी है। 9 नंबर पे चलते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? मशीनी जगत में पूछ रहा है, तो इसको कहते हैं बायोमैकेनिक्स। क्या कहते हैं? यहाँ मशीन से ध्यान रख लीजिएगा, मैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स कहते हैं। ठीक, ये बात हो गई। और क्या ध्यान रखना है? एक टर्म आता है बायोट्रिबोलॉजी, वो टर्म भी आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये किसको कहते हैं? तो जैविक प्रक्रिया। अगर इस तरह से सेंटेंस रहे
कि जैविक प्रक्रिया विशेष रूप से बात करें तो कुल्हा और क्या कहता है घुटना, कुल्हा और घुटना सहित मानव जोड़े में पहनना, मानव जोड़ों में पहनने, घर्षण घर्षण और स्नेहन के अध्ययन को, स्नेहन के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, बायोट्रिबोलॉजी। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो नोट डाउन कर लिया कीजिए, एग्जाम में 1 नंबर लेना है तो आपको किसी तरह से ध्यान तो रखना है। वहीं एक टर्म यहाँ पर क्या है, बायोनोमिक्स। तो बायोनोमिक्स क्या है भाई, तो ये क्या है, विभिन्न जीवों के बीच, विभिन्न जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों का उनके एवं पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन, पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन, ये क्या कहलाएगा, तो बायोनोमिक्स। तो देखिएगा कि टर्म आपसे क्या पूछ रहा है। और वहीं पर यहाँ पर एक है बायोनॉमिक, बहुत कंफ्यूजन बनेगा क्योंकि सब बायो से बना हुआ है और थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है, तो इसीलिए बोल रहे हैं एक जगह लिखिएगा। बायोनॉमी हो गया क्या, बायोनॉमी हो जाता है जीवन का नियम, सबसे सस्ता और सबसे यादगार रहेगा। देखिए जीवन के नियमों का उल्लेख, जीवन के नियमों का अध्ययन क्या हो जाएगा, बायोनॉमिक कहलाएगा। सब बायोलॉजी का ही टर्म है और बायोलॉजी से ही सब देखिए बायो जुड़ा हुआ है। और यहाँ बायोमेट्री है, तो बायोमेट्री आपको पता है कि गणित और सांख्यिकी जो होता है उसकी तकनीकों द्वारा जीव का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। ठीक, आगे की चर्चा करते हैं। 10 नंबर प्रश्न, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किस वर्ष किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। और बिहार शिक्षक भर्ती वाले लाइक जरूर करिए, देखते हैं तो, और क्लास को पूरा जरूर देखा कीजिए। तो ये जो हुआ था 2003 में हुआ था, कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें मानव जीनोम का मतलब हुआ मानव जीनोम की अगर बात आई है तो मानव जीनोम परियोजना जो कि सफलतापूर्वक वर्ष जो रहा 2003 में, वही तो हमसे पूछा गया था। तो इस परियोजना के लक्षण पूछ लिए जाते हैं, क्या क्या लक्षण है कथन के रूप में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। संपूर्ण मानव जीनोम की पहचान इसके लक्षण में आते हैं, जीनोम का पहचान। दूसरा और ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं कि कानूनी नैतिक सामाजिक मुद्दों का ध्यान रखना, सामाजिक मुद्दों का ध्यान रखना जो परियोजना उत्पन्न कर सकता है। बाकी डेटा विश्लेषण का अनुकूलन सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। पीत रस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य कथन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। यह पित्ताशय में इकट्ठा होता है, विशेषता आपको पता है कि नहीं, तो आपको पता है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। वहीं आप अगला है, इसमें उपस्थित लवण वसा का पाइसीकरण करते हैं, तो ये बात भी क्या है, सही है। इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, तो ये भी सही दिया हुआ है, यानी कि सारा इसका ही विशेषता दिया हुआ है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक, वही बात करें, आप ध्यान रख सकते हैं कि पित्त रस की जो बात आई है, पित्त रस ये बैक्टीरिया को नष्ट भी करता है, बैक्टीरिया आदि को क्या करता है, नष्ट करता है। पित्त रस क्षारीय होता है, पित्त रस क्या होता है, क्षारीय होता है। फिर और क्या ध्यान रख सकते हैं, पित्त रस जो है भोजन के
अम्लीय माध्यम को क्या करता है, क्षारीय बनाता है, अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो ये सब आपको पहले से भी पता होगा। वहीं पित्त रस का स्राव जो होता है, पित्त रस का स्राव केवल रासायनिक उद्दीपन के कारण होता है। किसके कारण, तो केवल रासायनिक उद्दीपन के कारण होता है। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न देख, जैसा प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दिया जा रहा है। 12 नंबर पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है। तो ये कौन मदद करता है, लिम्फोसाइट। कौन हो जाएगा, तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज कहने का मतलब हुआ प्रतिरक्षियों को बनाना या निर्माण करता है, और उसकी वृद्धि को क्या करता है, उत्तेजित करता है। ये बात हो गई। देखिए अब आपको टॉपिक वाइज पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर बिहार शिक्षक भर्ती वाला नोटिफिकेशन आ गया अगस्त में तो समझ लीजिए कि जल्दी से एग्जाम भी आपको ले लेगा। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा। वही बात करें, ध्यान क्या रख सकते हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि किसकी बात है, बी ऑप्शन है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट से आप ध्यान रखेंगे कि शरीर में क्या करता है, शरीर में हानिकारक जीवाणु या रोगाणु जो भी है उसका क्या करता है, भक्षण करता है, मोनोसाइट। ये बात हो गई। और अब ध्यान रखना चाहे तो एक ध्यान रखिएगा, श्वेत रक्त पूछता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का। तो इसका जो है कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्या होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये सब आप भी ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे की चर्चा। और ये क्या था, रक्त प्लेटलेट्स, या इसी को क्या बोल दिया जाता है, थ्रोम्बोसाइट। कौन साइट, तो थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये मनुष्य के रुधिर में पाया जाता है। केवल मनुष्य के किस में पाया जाता है, तो रुधिर में पाया जाता है। और रुधिर जो है ऑक्सीजन को फेफड़ा से शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करता है, पहुंचाता है। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए मेरे यहाँ आपको रटा रटाया प्रश्न नहीं मिलेगा कि जिससे आपको क्या करे, आपको थोड़ा सा हो सकता है आपको मन न लगे, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप का प्रश्न कराया जाएगा। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाता है। क्यों जल जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर बस ध्यान रखिए कि वो अधिक विद्युत धारा खींचता है जो वोल्टेज के क्या होता है, प्रतिलोमानुपाती होता है। तो ये बात आपको बस ध्यान में यहाँ पर रख लेना है। ठीक, और एक विद्युत मोटर की चर्चा ही है तो एक पॉइंट और पूछ लेता है क्या, कि विद्युत मोटर, ध्यान रख सकते हैं कि विद्युत मोटर विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन, तो विद्युत मोटर। आगे की चर्चा करेंगे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों कठिन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बर्फ में जो होता है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है या ज़्यादा होता है, तो घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं आपको बात पता होना चाहिए कि घर्षण बल की बात आई है तो घर्षण बल जो है वस्तु की दिशा के विपरीत लगता है। वस्तु की दिशा के विपरीत लगता है, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। और घर्षण बल से एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि घर्षण बल जो वस्तु के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वस्तु के सतह के
क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस पे निर्भर करता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे की बात करें तो 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि कौन सा सुमेलित है। एक तरफ आपका वैज्ञानिक नियम दिया है और एक तरफ उससे रिलेटेड विवरण दिया है। पहला है डॉपलर प्रभाव, तो इसके सामने आपका क्या दिया हुआ है, तरंग स्रोत के सापेक्ष तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन। तो जो लोग भी डॉपलर प्रभाव पढ़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा, ये विवरण सही दिया हुआ है। ठीक, दूसरा है रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव की बात करें तो विक्षेपण के कारण प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन। तो रमन प्रभाव ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा है बॉयल का नियम, तो गैस के दाब और कंटेनर के आयतन के बीच का संबंध। तो ये विवरण भी सही ही दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया होगा पीडीएफ बनाने में। तो इसको बस आप कर लीजिए कि तीनों कथन क्या है, सही है, यानी कि तीनों सही सुमेलित है, तीनों सही सुमेलित है। और ये डिटेलिंग भी आपको तीनों का ध्यान में रख लेना है। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लिया जाए। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्यों बताइए। पंखा के पास गर्मी में रहते हैं तो आपको आराम फील होता है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो इसको जरूर स्टार मार्क करिए। तो हमारा पसीना जो क्या है, अधिक गति से वाष्पित होता है, तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, और क्या इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, पसीना का चर्चा आया है तो पसीना से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज के बाद पसीना निकलेगा तो भूलना नहीं है, पसीना से भी प्रश्न बनता है। पूछता है आपसे कि क्या कहता है, पसीना जो मूल रूप से वह स्वेद है जो मानव शरीर में क्या है, त्वचा के नीचे मौजूद किस ग्रंथि के कारण होता है, ये पूछ सकता है। तो स्वेद ग्रंथि किसके कारण होता है, तो स्वेद ग्रंथि के कारण होता है। और स्वेद ग्रंथि जो है ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो आप देखते हैं पसीना बाहर निकलता है तो बाह्यस्रावी ग्रंथि, और यही स्वेद जो ग्रंथि होती है, स्वेद ग्रंथि, ये भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक होता है एक्राइन ग्रंथि, कौन ग्रंथि, तो एक्राइन ग्रंथि। दूसरा होता है, एक होता है एपोक्राइन ग्रंथि, एपोक्राइन ग्रंथि। अब ये दोनों में अंतर क्या है, तो एक्राइन ग्रंथि है जो त्वचा के लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाने वाला है। ठीक, इसके स्राव में आपको होगा कि जल और सोडियम क्लोराइड, जल और सोडियम क्लोराइड होते हैं एक्राइन ग्रंथि में। कहने का मतलब हुआ कि त्वचा के लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक साधारण स्वेद ग्रंथि। वहीं एपोक्राइन ग्रंथि की अगर हम बात करें तो इसके स्राव में जो होता है प्रोटीन और क्या होता है, बसीय अम्ल होता है, तो बसीय अम्ल होता है। तो किसके स्राव में क्या होता है ये आपको ध्यान में रख लेना। और एपोक्राइन ग्रंथि जो है ना, इसका स्राव मुख्य रूप से अगर बात करें तो शरीर की गंध के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए, तो शरीर की गंध के लिए जिम्मेदार होता है। आगे की प्रश्न देखें 17 नंबर, सारे एनसीईआरटी है, ये जरूर भरोसा करिए, आप लोग जो पढ़े होंगे उनको पता चल जाएगा। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है किसके कारण, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पड़ता है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। क्योंकि जब वायुमंडल में स्थित जो जल का बूंद होता है उसके द्वारा अपवर्तन के प्रकाश के विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगर ऑप्शन में ये भी रहता साथ ही साथ, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। और यहाँ क्या हमसे पूछा गया था, बस ये सेंटेंस में जब रहे तो ध्यान दीजिएगा, बनता है या दिखाई पड़ता है, ठीक एक ही बात हो गई। वहीं आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इंद्रधनुष जो है
देखे हैं आप लोग, जरूर देखे होंगे। तो इंद्रधनुष देखने के लिए, इंद्रधनुष देखने के लिए प्रेक्षक का पीठ, प्रेक्षक का पीठ क्या होना चाहिए? सूर्य की ओर होना चाहिए, सूर्य की ओर होना चाहिए। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, तो कभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताएंगे, हालांकि वो भी हम आपको कराए हुए हैं। फिर से ये चैनल संबंधित जानकारी तो देख लीजिएगा, बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती में जुड़े हैं जीके जीएस के लिए आप जुड़ सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, जहां आपको हर विषय का सॉल्यूशन बिल्कुल विस्तार में कराया जाता है। साथ ही आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप सब में ज्वाइन हो जाएं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी लाइक शेयर दबा के आप लोग करते रहें, एकदम लाइक जरूर कीजिए, आप लोग भूल जाते हैं। साथ ही साथ शेयर कर दें और कमेंट कर दिया करें कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, या आपका कोई क्या हो सुझाव हो कि कैसा और क्या चाहिए, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। 18 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और आज चल रहा है आपका साइंस का क्लास, जो भी है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो क्या है? तो वो है दृष्टि पटल। कौन पटल? तो दृष्टि पटल। वहीं और क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो पूछता है एग्जाम में, चूंकि आंख की बात आई है तो आंख से और क्या पूछ लेता है, कुछ कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक पूछ लेता है आंख का रंग, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आंख का रंग निर्भर करता है आइरिस पर, आइरिस यानी परितारिका पर। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हिंदी वर्ड हम आपको बोले ना ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है, तो परितारिका पर निर्भर करता है। ठीक, वहीं अगर पूछ लेता है आपसे प्रश्न कि रेटिना पर, रेटिना पर वस्तु का वास्तविक, रेटिना पर वस्तु का वास्तविक छोटा और क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, परंतु मस्तिष्क जो है इसको सीधा देखता है। ठीक, तो ये भी ध्यान आप रख सकते हैं। और आइरिस की बात और करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रित भी कौन करता है? यही आइरिस ही करता है। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। मैराथन भी आपको साइंस का कराया गया है, आप लोग देखते ही नहीं, उसमें भी आपको फुल डिटेलिंग के साथ पढ़ाया गया है। परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस सिद्धांत द्वारा? ये आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये किसके द्वारा? अफबाहु सिद्धांत के द्वारा। तो बस ये सीधा सीधे आपको ध्यान रखना होगा, चाहे आप इस चीज मतलब क्या कहता है जैसे ध्यान रखिए। चलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 20 नंबर पे देखेंगे, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है किसके कारण? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्लोरीन के कारण। किसके कारण? तो क्लोरीन के कारण। क्योंकि क्लोरीन का उपयोग जो होता है वो क्या होता है? जल को कीटाणु रहित के लिए, जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक, वही बात करें और क्या ध्यान रख सकते हैं? अगर शुष्क और बूझा चूना में, एक पॉइंट ये ध्यान रख लीजिएगा कि शुष्क एवं बूझे चूने, शुष्क एवं बूझे चूने में अगर क्लोरीन गैस प्रभावित, क्लोरी गैस क्या करे? प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करने पर क्या होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अब कमेंट में आप ये जल्दी से करिएगा कमेंट, क्या कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? कई बार आपको डिटेल में पढ़ाए हैं। विरंजक चूर्ण का क्या बताना है? आपको सूत्र बता देना है। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए।
चलिए चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही क्रम बताना है कि कौन सा है। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते। घटते यानी कि इसमें सबसे पहले किसको लेंगे, जिसका ज्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन में हो जाएगा, पहले होगा सोना, फिर होगा पारा और फिर होगा इस्पात, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो आप ये क्या करेंगे, ध्यान में रख सकते हैं। वही ये पदार्थ का घनत्व आपको पता रहेगा तब ना, मात्रा आपको इसका क्या हो पता होना चाहिए। जैसे सोना का 19.3, 19.3 जी। शीशा का ध्यान रख सकते हैं 11.4। और क्या ध्यान रख सकते हैं, लोहा का बात आएगा तो लोहा का आपको ध्यान रख लेना 7.85 होता है। कभी कभी आपको ये भी मिलान के रूप में दे देगा। जल का 1। मात्रा ध्यान रखना है कि घनत्व किसमें कितना होता है। ठीक, और पारा की बात करें तो 13.6। और कोई बच गया, सोना हो गया, शीशा हो गया, पारा हो गया, लोहा हो गया। तांबा का भी ध्यान रख लीजिए, तांबा का कितना होता है, 9 होता है। और एल्युमिनियम का बात करें, एल्यूमिनियम का, तो ये 2.7 होता है। कितना होता है, 2.7। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो आज के क्लास में इतना ही। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर भी कर दिया करें। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।